So far, how many articles have we completed? कहाँ से कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग? Article 1 to 51 we have completed. ठीक है? So yeah, 51A भी कर लिया था हमने. हाँ, right. 51A है ना, fundamental duties. This also we have done. ठीक है? Yes. So we have completed up to so far. That means part 1 से लेकर part 4 तक पूरा हमारा हो चुका है. ठीक है? So basically, congratulations. Now you have completed around 33% of the polity syllabus. ठीक है? That means 1/3 of polity हमारा हो चुका है. ठीक है? अब आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, that is going to cover your second half. That is 66% तक होना चाहिए. ठीक है? So today we'll be covering, और आज कितना हो पाता है वो देखते हैं. Now the next target is starting with part 5. Part 5 is, क्या है part 5? Part 5 क्या है? यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है? पार्ट 5 इज यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है? नाउ इन दिस यू हैव वेरियस आर्टिकल्स. ठीक है? व्हिच इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, व्हिच गोज ऑन फ्रॉम 52 to 78. ठीक है? आफ्टर प्रेसिडेंट वी हैव पार्लियामेंट. ठीक है? व्हिच इज फ्रॉम 79 to 123. Then we have Supreme Court, which is 124 to 147. Then we have CAG. ठीक है? Which is 148 to 151. So these are the sections of part 5. Now many important people are not there. जैसे अब पूरा यूनियन गवर्नमेंट खत्म हो गया, इसके बाद तो स्टेट आएगा. तो बताओ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें दिख नहीं रहे कहीं? पीएम नहीं दिख रहा है. यस. प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सीन हियर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी नहीं दिख रहा है. उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिख रहा है. ठीक है? उसके बाद अटॉर्नी जनरल नहीं दिख रहा है इसमें. ठीक है? नोवेयर ही सीन. ठीक है? अटॉर्नी जनरल. ठीक है? उसके बाद यूपीएससी का चेयरमैन. ठीक है? यूपीएससी चेयरमैन. उसके बाद क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन. ठीक है? उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर. ये सारे लोग कहाँ हैं? कहीं नहीं है. ठीक है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, लेकिन कि ये लोग कहीं नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता. सो प्रेसिडेंट के ही बीच में यू विल सी वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65 में. ठीक है? देन यू विल बी सीइंग आर्टिकल 75 related to prime minister, article 76 related to attorney general, article 78 related to pm function. ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 148, खैर ये तो सीएजी में कवर हो ही जाएगा, ये तो है. ठीक है? तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ऑल दिस पीपल विल कम अप, कहीं ना कहीं तो आ जाएंगे वो. ठीक है? सिमिलरली प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे हमने जो 52 से लेकर 78 लिखा है, ऑफिशियली लिखते ऐसे ही है, लेकिन इनका यहाँ पे रोल खत्म नहीं हो जाता. ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 108, 110, 111, 123. ठीक है? फिर 143, उसके बाद 352, 356, 360. ये सारे आर्टिकल्स भी प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं. 108 जो है, दिस इज जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. 110 जो है, दिस इज रिलेटेड टू मनी बिल्स. 110 जो है, एसेंट गिविंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और वेटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट.
123 is ordinance making power. 143 is advisory jurisdiction. 152 is national emergency. 150 and sorry, 352 is at national emergency. 356 is president's rule. 360 is financial emergency. ठीक है ना? तो इस तरीके से अलग अलग और भी आर्टिकल्स है जो कि प्रेसिडेंट से कनेक्टेड होंगे. सो व्हेन आई एम टीचिंग यू, आई वोंट टीच यू इन द बुकिश वे. ये है बुकिश वे ऑफ लर्निंग. ऐसे ऐसे पढ़ लो, खत्म. ये बुकिश वे है. हम जब पढ़ेंगे तो हम सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे. प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स है सब इसके अंदर खत्म कर देंगे. सो आपको ये सब अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे जैसे मैंने पढ़ा. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें फिर वो दिमाग से निकल जाती है. So when we say कि we are studying about president, we are going to cover all the important topics related to president and all the related articles related to that. When I'm talking about prime minister, I'll be covering all the articles related to prime minister. जैसे 75 हो गया, 78 हो गया. ठीक है ना? तो हम लोग ऐसे पढ़ने वाले. अब इसके बाद हम लोग एक एक आर्टिकल उठा उठा के जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा नहीं करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक वाइज. फर्स्ट विल स्टार्ट विद प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट से रिलेटेड सब कुछ खत्म कर लेंगे. उसमें चाहे जो भी इधर उधर से जो भी रिलेटेड है सब आ जाएगा. उसके बाद पार्लियामेंट करेंगे. पार्लियामेंट में यहाँ वहां से रिलेटेड जो भी है सब आ जाएगा. जैसे पार्लियामेंट में भी यहाँ पे कहने के लिए तो 123 तक है. ठीक है, पार्लियामेंट 123 तक खत्म हो गया. फिर सुप्रीम कोर्ट 124 से है. बट पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट चीज करता है, दैट इज आर्टिकल 368, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो वॉट एवर आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू पार्लियामेंट विल स्टडी देम टुगेदर. समझ आ रही बात? तो दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू. बुक में ऐसा नहीं दिया होगा. बुक में हर कोई अलग 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 टाइम पे अपने अपने हिसाब से आएंगे. बट हम वैसे नहीं करेंगे. हम एक साथ पूरा इकट्ठा पढ़ लेंगे. ठीक है ना? तो विल स्टार्ट विद प्रेसिडेंट्स नाउ. प्रेसिडेंट फर्स्ट. तक हो गया हमारा 51A तक हो गया. यस. So now we start with part 5, that is union or central government, in which we have president, which has official articles related to 52 to 78, but we are going to study the other articles also. Now what does article 52 say? Article 52 सबसे मजेदार है, मेरा फेवरेट. There shall be a president of India. खत्म. ठीक है ना? मेरा फेवरेट है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं. 52 क्या है? There shall be a president of India. खत्म. ठीक है. देन आर्टिकल 53, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना. आर्टिकल 53 इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन मतलब क्या? देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी, वी नो देयर आर थ्री थिंग्स. वन इज एग्जीक्यूटिव, वन इज लेजिस्लेटिव, थर्ड इज जुडिशरी. ठीक है ना? नाउ स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स. ठीक है. लेजिस्लेटिव का मतलब क्या? इन शॉर्ट अगर मेरे को लेजिस्लेटिव समझाना हो एक किसी भी कॉमन मैन को, मैं बोलूंगा ये वो बॉडी है जो कि लॉज बनाता है. ठीक है ना? जुडिशरी लॉज की या कानून की रखवाली करता है. ठीक है, कानून का रखवाला है, प्रोटेक्ट्स लॉ. ठीक है. और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ. ठीक है ना? नाउ ये इम्प्लीमेंटेशन का मेन काम किसका होता है? हु इज द वन हु इज इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ इन द कंट्री? फोर्सेस. लॉस कौन इम्प्लीमेंट करते हैं? हमारे मिनिस्टर्स करते रे बाबा. और मिनिस्टर्स को कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाता है. ठीक है. गवर्नमेंट करती है ना बेसिकली. तो गवर्नमेंट मतलब क्या? इज फुल ऑफ मिनिस्टर्स. लॉ कौन बना रहा है? ये पार्लियामेंट बना रहा है. ठीक है. तो पार्लियामेंट इज मेकिंग द लॉज. ठीक है. और प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? पुलिस एंड कोर्ट्स. ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं. राइट. इसका मतलब एग्जीक्यूटिव में इफ आई हैव टू से कि हु इज द हेड, देन
जनरली पीपल विल से द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि अब हम लोग ये करने वाले हैं, तो अगले दिन उसमें सारे मिनिस्टर्स लग जाते हैं कि ये काम करना है अपने को, है ना। शाम को 8 बजे बोल दिया कि इसके बाद नोटबंदी है, तो नोटबंदी है। अब जो भी बोला गया कि अगले दिन से जो है हर एटीएम में आपको इतने इतने कैश विड्रॉल मिलेंगे, ठीक है, इतने दिन तक सब कुछ बंद रहेगा। सो ये सब कौन कर रहा है? द मिनिस्टर्स आर डूइंग इट एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल, एंड हु इज मेकिंग दिस मिनिस्टर्स वर्क? द प्राइम मिनिस्टर। तो जनरली विल कंसिडर प्राइम मिनिस्टर टू बी द हेड ऑफ द, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बट बट एग्जीक्यूटिव के सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी राजपत्र जो होता है, किसी भी गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, राजपत्र का मतलब गैजेट ऑफ इंडिया के नीचे हमेशा जो सिग्नेचर होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। वॉट एवर इज रिटन हियर विल ऑलवेज बियर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट हियर, और उसका सील रहेगा, यहाँ पे उसका स्टैंप रहेगा। सो एनी लॉ विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विल बी ऑलवेज ऑन द गैजेट ऑफ इंडिया, हमेशा वो गैजेट पे रहेगा। गैजेट पे जो चीज नहीं है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और गैजेट के ऊपर किसका सिग्नेचर है, किसने अप्रूवल दिया कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करो? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर ये साइन कर रहे हैं तो यही हेड हुए ना, ही शुड बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बट हम लोग क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हेड है। ठीक है, सो बताओ रियल हेड कौन है? यहाँ पे दो दो लोग है, तो एक्चुअल में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो नाउ इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई, हमारा पॉलिटी ही इसको दो भाषा देता है। ठीक है, वन इज द टाइट्यूलर हेड। ठीक है, वन इज द टाइट्यूलर और ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द टाइट्यूलर और द नॉमिनल हेड। ये कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, और एक है रियल हेड और ऑल्सो कॉल्ड एज डी फैक्टो हेड। ठीक है, एक है टाइट्यूलर या नॉमिनल हेड जो कि हमारा प्रेसिडेंट है, एक है रियल या डी फैक्टो। दिस वर्ड डी फैक्टो, इसमें जो ये वर्ड है फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रुथ। ठीक है ना, तो ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट अगर किसने पूछा कि कंट्री का हेड कौन है या हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे? विल से प्रेसिडेंट। अब रियल में कौन काम कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, वो अलग चीज है। अब पुराने जमाने में भी जो किंग होते थे, ठीक है, पुराने जमाने में जो किंग होते थे, दे वर द नॉमिनल हेड। किंग के बिहाफ पे सारे जो फैसले थे वो कौन लेता था? वजीर, और ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर। सेम अभी भी वही बात है, समझ आ रही बात? तो प्राइम मिनिस्टर इज लाइक द वजीर ऑफ ओल्डन टाइम्स, प्रेसिडेंट इज लाइक द किंग ऑफ ओल्डन टाइम्स। ओनली थिंग इज दैट कि तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई सबको? तो इसीलिए यहाँ पे देखो, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। ठीक है, तो इट हैज बीन साइंड बाय हिज मैजेस्टी। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी, ऐसा लिखा जाएगा फॉर्मल गैजेट ऑफ इंडिया में। इट विल बी रिटन इन दिस वे, जो भी ऊपर से हो गया, इट हैज बीन रिटन इन द नेम्स ऑफ हिज मैजेस्टी। ठीक है, उसके बाद श्री रामनाथ कोविंद, ऐसा, उसके बाद उनका सिग्नेचर एंड स्टैंप होगा। ठीक है, देन ये हो गया एक काम, ही इज द हेड और ही इज फॉर्मली एवरी गवर्नमेंट एक्शन इज टेकन इन हिज नेम। ठीक है, ये बताता है कि एक नॉमिनल हेड है, इनका नाम यूज होता है, दैट इज वन नॉमिनल हेड। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये हो गया नॉमिनल हेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अगर साथ ही साथ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ये होगा बाय आर्टिकल 75।
आर्टिकल 75 इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, बाकी मिनिस्टर्स को भी। इसीलिए अगर कभी आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट बनती है, जैसे 2020 में ही बना ना, नहीं 2019 में, सॉरी, इन द ईयर 2019 शपथ ग्रहण सेरेमनी हुआ ऑन 31st May, इफ यू रिमेम्बर, इन 2019 शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उस शपथ ग्रहण समारोह में प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शपथ किसने दिलाया? हु वाज द वन स्पीकिंग फॉरवर्ड? इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इलेक्टिंग देम टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो he appoints the prime minister and other ministers. Now tell me, what is the term of prime minister in India? Prime minister का term कितना होता है, कितने साल तक रहता है? 5 years? ओके, अब ये जो आप कह रहे हो ना 5 years, ये आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए बस। ठीक है, इट इज अ टॉप सीक्रेट दैट शुड स्टे बिटवीन यू एंड मी। इसको लिख कर मत आना। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज प्राइम मिनिस्टर सर्व्स बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सर्व्स बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट टर्म? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी भाषा में प्रेसिडेंट की मर्जी से रहता है। ये तो लिटरल कन्वर्जन हो गया। ठीक है ना, प्रेसिडेंट की मर्जी से रहता है मतलब क्या? मतलब जैसे आपके घर में जो बाई आती है काम करने के लिए, ये किसकी मर्जी से रहती है? ये रहती है आपके मम्मी की मर्जी से, है ना, प्लेजर ऑफ योर मदर। तो द डे योर बाई डज समथिंग रॉन्ग and your mother does not like it, so she will remove. Similarly, the prime minister is acting as a prime minister by the pleasure of president. The day president feels कि इसको निकालना है, he can remove him. ठीक है ना, बट इतना आसान भी नहीं है बाई को निकालने, ऐसा प्रेसिडेंट थोड़ी निकाल सकता है। ठीक है, तो अब शांत रहो। अब ऐसा है कि प्रेसिडेंट जनरली क्या करता है, रिलेटिंग बाई टू पीएम, नहीं नहीं, आई एम नॉट डूइंग सो। ठीक है, सो आई एम बेसिकली गिविंग यू एग्जांपल ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब है। ठीक है, प्लेजर ऑफ योर मदर in order to remove by, something like that, but it is not so easy in the case of prime minister. Why? अब इसको थोड़ा सा समझो अच्छे से। ठीक है, ऐसा है कि हमारा जो लोकसभा होता है, ठीक है, हमारा जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है विच इज जनरली ऑफ 5 years, ये पेपर पे है, इट इज गिवन इन द पेपर। ठीक है, ये ऐसे हमारे और आपके बीच की बात नहीं है, ये ऑन पेपर 5 years है। ठीक है, और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें हम लोग वोट करते हैं। ठीक है, वी डायरेक्टली वोट द पीपल इन ऑर्डर टू इलेक्ट देम फॉर लोकसभा, राइट। तो ये जो इलेक्शन है, जैसे 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, है ना, फिर से 2024 में होगा, तो ये वाला जो इलेक्शन है ये फिक्स्ड है। दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन 5 years। ठीक है, सो द पीपल हु आर इनसाइड दिस लोकसभा आर ओनली फॉर्मिंग दिस गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा के जो लोग हैं वो लोग अलग है और गवर्नमेंट बनाने वाले अलग, ऐसा है क्या? इज इट लाइक दैट? बोलो। नो, इट इज नॉट सो, राइट। बट लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में देर आर 545 मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? 545। ठीक है, बट ये सारे के सारे मिनिस्टर्स है क्या? आर दे ऑल मिनिस्टर्स? नहीं। ठीक है, दे आर ऑल कॉल्ड एज एमपी, member of parliament, but few of this member of parliament only become ministers. इसमें से कुछ ही लोग हैं जो मिनिस्टर के पद पे चुने जाते हैं, राइट। और ये जो मिनिस्टर के पद पे चुने जाते हैं इसका भी एक रेशो होता है। ठीक है, तो ये कितना है? 15% ऑफ टोटल सीट ऑफ लोकसभा। ठीक है, 15% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते आपके। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इट शुड बी विद इन दिस ब्रैकेट। तो अगर 545 सीट्स है टोटल लोकसभा में, तो इसका 15%,
15% कितना होगा? अराउंड इट कम्स आउट टू बी समथिंग अराउंड 54.5 हो गया। 10% 50 27 और ऐड कर लो, करीब करीब 81 सीट्स। ठीक है, करीब करीब 81 सीट्स के आसपास होंगे जो कि आपके मिनिस्टर्स बनेंगे। तो बाकी के जो लोग हैं वो लोग तो मिनिस्टर्स नहीं है ना, दे आर जस्ट एमपीज। समझ में आ रहा है? अब ये जो 81 लोग हैं, दे आर गोइंग टू सर्व एज मिनिस्टर बाय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या ये बात समझ में आई सबको? Thus 81 people are going to serve by the pleasure of president as ministers. Whereas all these MPs are having a fixed term of 5 years. इन सभी के पास तो 5 साल का टर्म है ना? अब ये जो 81 लोग हैं, this 81 people, somehow they are also MPs only ना? ये लोग भी तो MPs ही है कहीं ना कहीं, उन्हीं में से तो निकाला इस 81 को। तो जैसे इन लोगों का 5 साल का टर्म खत्म होगा, तो ये लोग भी जो मतलब मिनिस्टर्स बने हुए थे। सर ये AR-75 में क्या है? AR-75 में ये है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब मैं जो समझा रहा हूँ उस पे आओ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिनिस्टर्स बने हैं, ठीक है, ये लोग मिनिस्टर रहेंगे एज अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो एमपीज। नाउ एज द एमपी इज हैविंग अ टर्म ऑफ 5 years, हेंस एवरी टाइम। अब देखो कैसा है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से चल रहा है, मतलब क्या? प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, चाहता तो 2 साल में निकाल सकता है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट अगर 2 साल में नहीं निकाला तो अमर थोड़ी है वो। 5 साल बाद तो इनका एमपी ही खत्म हो जाएगा ना, दे विल नॉट रिमेन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसीलिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। दिस इज द डायरेक्ट रीजन ऑफ इट। समझ आ रही बात? समझ में आ रही है बात? बट ये प्रेसिडेंट का पावर है, ये प्रेसिडेंट का पावर में आता है, इफ ही वांट्स ही कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है ना? तो ये जो रेजोल्यूशन पावर है प्रेसिडेंट का, ये उसके तहत यहाँ पे लिखा है कि ही मतलब ये सारे जो लोग हैं, दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, क्योंकि उसके पास डिसॉल्विंग द गवर्नमेंट का पावर है, सरकार गिरा सकता है वो चाहे तो। ठीक है, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल एंड डिटरमाइन हिज रेम्युनरेशन। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को ये इलेक्ट करता है बाय आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 इज अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अभी अटॉर्नी जनरल है कौन? हु इज दिस गाय? तो ये जो अटॉर्नी जनरल है, ये अटॉर्नी जनरल, आप मान लो कि जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, आपको पुलिस उठाकर लेकर गई, तो आपके पास कौन चाहिए? हु डू यू नीड? यू हैव बीन टेकन अवे बाय द पुलिस, नेक्स्ट डे यू आर पेस्ट इनसाइड अ कोर्ट, तो यू रिक्वायर अ लॉयर। वैसे ही अगर किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस कर दिया, ठीक है, अगर किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस कर दिया, तो इंडिया को अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या चाहिए? लॉयर चाहिए। ठीक है, तो ये कौन लॉयर है? ये इंडिया का जो लॉयर है वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, सो बेसिकली अटॉर्नी जनरल इज गोइंग टू डिफेंड द कंट्री वेन एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस बना। ठीक है, कोई डाउट? तो ये सरकार की तरफ से जो है ये डिफेंड करेगा इस केस को। ठीक है, बट मजे की बात ये है कि देर इज नथिंग कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कोर्ट ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। इफ यू वांट टू फाइल अ केस, देन यू विल फाइल इट इन दिस नेम, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोर्ट में डालोगे ना, मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करना है, मतलब कौन ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैं नहीं जानता किसी को। ठीक है, सो बेसिकली जब भी इंडिया के ऊपर कोई केस होता है वो इस नाम से होता है, यूनियन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर केस करना है, इसके ऊपर नहीं, ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, सो बेसिकली अटॉर्नी जनरल किसका लॉयर है? यूनियन ऑफ इंडिया का लॉयर है। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि ये जो यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस क्या रोज होता है क्या? इज इट एवरी डे थिंग कि हाँ चलो इंडिया के ऊपर कुछ काम धाम नहीं है, चलो केस करते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अब व्हाट इज द मेजर थिंग फॉर अटॉर्नी जनरल टू डू? टू डिफेंड इंडिया। अब उसका रोज का रोज काम है क्या? नहीं है ना।
तो इसीलिए उसका कोई फिक्स सैलरी नहीं होता। ठीक है, फिक्स सैलरी इल है। तो स्टेट के लिए भी कुछ हो सकता है ऐसे ही, हाँ होता है ना स्टेट के लिए, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, ही डज नॉट हैव अ फिक्स सैलरी, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द वर्क ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसाइड हिज रेम्युनरेशन। ठीक है, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल एंड डिटरमाइंस हिज रेम्युनरेशन, फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, एंड ही ऑल्सो होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ही ऑफिस होल्ड करता है, बट अगेन बाय कन्वेंशन दिस इज अगेन 5 years। वाई? बिकॉज जनरली क्या होता है ना, ये प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर रहा है वो सब ठीक है, बैकग्राउंड स्टोरी इसकी ये है, हर गवर्नमेंट अपना खुद का लॉयर पकड़ के लाता है। ठीक है, ये हमारा आदमी है। कांग्रेस के टाइम पे उनका अटॉर्नी जनरल था, बीजेपी के टाइम पे उनका खुद का अटॉर्नी जनरल है। तो जितने दिन ये सरकार रहेगी उतने दिन ही अटॉर्नी जनरल भी रहेगा। जिस दिन ये सरकार गिरेगी उस दिन अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार अपने खुद के केस के लिए अपने खुद के लॉयर को लेकर आएगा, वो थोड़ी पिछले वाले लॉयर को रखेगा। हरी बात समझ में? तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल की साठगांठ किसके साथ होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ होती है। तो जैसे ही वो वहां पे गवर्नमेंट चेंज होता है, अटॉर्नी जनरल भी बेसिकली चेंज हो जाता है। तो इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु अपॉइंट्स। ठीक है, बट फाइनल अथॉरिटी उसकी नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? वो रिकमेंडेशन दे सकता है। तो क्या करता है वो? प्रेसिडेंट को बोलता है कि ये बंदा अच्छा है, इसको आप अपॉइंट कर लो। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, कर लो। हरी बात समझ में? ऐसा। So it is a prime minister who finally actually decides the attorney general, and it is only the legal thing in which president gives a seal and stamp. ठीक है, उसके स्टैम्प के अंडर में होता है, एंड ही इज वन हु डिसाइड्स द रेम्युनरेशन। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कहा कि उसका कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो जिंदगी भर खाएगा क्या, वो क्या करेगा वो बेचारा। तो इसीलिए क्या है कि नॉर्मली कोई भी जॉब में, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी दूसरा मिनिस्टर हो, ठीक है, सीएजी हो, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क एनीवेयर एल्स। ठीक है, इफ दे आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट कोई भी दूसरा भी व्यक्ति हो, ये सब तो बड़े बड़े रैंक बताए मैंने, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई दूसरा काम करने की परमिशन नहीं होती है, बट अटॉर्नी जनरल को है। अटॉर्नी जनरल अगर चाहे वो अपना रेगुलर प्रैक्टिस भी कर सकता है। मतलब अगर आप चाहो तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल को भी अपना वकील बना सकते हो, अगर आप चाहो तो। ठीक है ना? तो वो फीस अपनी तो आप समझ ही रहे हो क्या लेगा वो, अगर अटॉर्नी जनरल है तो। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू कैन पे हिज सैलरी और यू कैन पे हिज फीस, देन यू कैन अपॉइंट हिम एज योर लॉयर ऑल्सो। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू से अबाउट दैट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बता रहा हूँ। क्लियर है? और ये अटॉर्नी जनरल और भी बहुत ज्यादा पावर रखता है अपने पास। जैसे कि ये जो अटॉर्नी जनरल है, दिस अटॉर्नी जनरल कैन सिट इन द हियरिंग्स ऑफ बोथ द पार्लियामेंट हाउसेस। लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है। ठीक है, ही कैन सिट ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑफ बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ही कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो, क्वेश्चंस भी पूछ सकता है वो मिनिस्टर्स को। आपने ये क्यों किया, आपने ये कैसे किया, क्यों पूछ सकता है। कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस हो गया तो यही जाएगा ना डिफेंड करने। तो उसको तो पता होनी चाहिए ना सच्चाई क्या है क्या नहीं है। दैट इज वाई ही हैज बीन अलाउड टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ताकि हर मिनिस्टर के बारे में उसको पता हो कि ये हो रहा है, कि ये चल रहा है देश में। कुछ गलत होगा तो बता देगा कि भाई गलत कर रहे हो, मत करो, फंस जाओगे तो कल मेरे को ही आना है आपको संभालने, तो मैं नहीं संभालूंगा फिर आपको। तो दैट इज वाई ही इज अलाउड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस। हाउएवर he does not have voting right। ठीक है, इसके पास वोटिंग राइट नहीं होता ना। व्हाट इज दिस वोटिंग राइट? जैसे मान लो कि कोई नया बिल पास करवाना है, ठीक है, लेट से कोई अमेंडमेंट पास करवाना है। तो ये अमेंडमेंट पास कब होता है? व्हेन डू यू से कि ये अमेंडमेंट पास हो गया? तो हाउस में वोटिंग होती है ना, लोकसभा में और राज्यसभा में। उस वोटिंग में मेजोरिटी विंस, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होगा वो चीज जीतेगा। तो कोई भी बिल को पास करना है तो वहां पे क्या होता है? दो ही चीजें हो सकती है, या तो यस या तो नो। ठीक है ना? तो ये जो यस या नो है इसी को तो वोटिंग बोलते हैं। बट इवन दो अटॉर्नी जनरल इज सिटिंग ओवर देयर, ही डज नॉट हैव द वोटिंग राइट्स। ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं है उसके पास। वो सिर्फ सवाल पूछ सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेंबर थोड़ी है पार्लियामेंट का, वो तो अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो ही कैन सिट लाइक अ ऑर्डिनरी मेंबर, लिसन टू द हियरिंग,
टेक पार्ट इन इट, आस्क क्वेश्चंस बट डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ये हो गया पहला, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर पावर्स दैट ही हैव। सेकंड जो उसके पास पावर है वो है कि ही कैन सिट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में कोई भी कोर्ट है, सारे कोर्ट के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। किसी भी कोर्ट के प्रोसीडिंग में वो जाकर बैठ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ही कैन सिट इन एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो ये दो इसके बहुत ही बड़े वो है। ठीक है, तो क्या है, एक लोकसभा राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है। नो नो, नॉट एज ए जज, ये लॉयर है ना, जज कहाँ है वो? इज ये जज? नॉर्मली भी एडवोकेट है वो। ठीक है, लॉयर है। ठीक है, सो ही कैन जस्ट गो एज एन ऑडियंस ओवर देयर, ही कैन सिट इन एनी प्रोसीडिंग्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या क्या पता चला? एक तो आर्टिकल 76 इज इलेक्टेड बाय और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 76। ठीक है, इसकी रेम्युनरेशन फिक्स नहीं होती, देयर इज नो फिक्स रेम्युनरेशन। ठीक है, इसका जो टेन्योर है काम करने का वो भी फिक्स नहीं है, ही सर्व्स बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको ऑप्शन में ऐसे दिखेंगे 5 years, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एडवोकेट जनरल, 5 years, 6 years, बाय प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और ऐसा। ठीक है, तो आपको क्या मार्क करना है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफ 5 years, 6 years, 10 years, नथिंग लाइक दैट। देयर इज नो एज बाउंडेशन ऑल्सो। जनरली आप नॉर्मली कहीं पे भी जाते हो गवर्नमेंट जॉब में, तो एज बाउंडेशन होता है ना, अप टू 60 years का, 60 के बाद आप रिटायर। तो ऐसे कोई एज बाउंडेशन भी नहीं है और कोई नंबर ऑफ ईयर्स भी नहीं है। ठीक है ना, तो ही कैन सर्व एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट वांट्स हिम टू सर्व। ठीक है, मिनिमम एज भी नहीं है कुछ। ऑब्वियसली बात है, लॉयर तो होगा ही ना वो। अब क्या 5 साल के बेटे को मतलब अपने बेटे को बिठा देगा क्या प्रेसिडेंट कि जा भाई कल से तू एडवोकेट जनरल? हो सकता है क्या? एटलीस्ट लॉ तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपके अटॉर्नी जनरल के बारे में, राइट। खुद छोड़ के जा सकता है, हाँ, खुद खुद तो छोड़ के जा ही सकते हैं। यस, रेजिग्नेशन इज ऑलवेज देयर। आप किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। आर्टिकल 23 नहीं जाएगा, बाउंडेड लेबर, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो रेजिग्नेशन तो ऑलवेज इट इज ओपन। किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ही वांट्स टू रिजाइन, whom will he give his resignation to? इसको अपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है, तो रेजिग्नेशन भी उसी को देगा। ठीक है, तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। क्लियर है? देन ही अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी। बेसिकली सीएजी कौन है? सीएजी बेसिकली देश का सीए है। सीए पता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ही अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? वही हिसाब किताब करना, इंडिया का टोटल इनकम कितना था और इंडिया ने टोटल एक्सपेंस कितना किया है, ये दोनों चीज का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ही इज द केयर टेकर ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। इज द केयर टेकर ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज पब्लिक पर्स? जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के फंड में जाता है। किसने दिया है? हमने दिया, तो हम कौन है? पब्लिक है। तो बेसिकली ये जो सारा टैक्स का पैसा है, इसका पूरा हिसाब किताब रखने का जो काम है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, हाउएवर इस रैंक में दिक्कत ये है, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का मतलब काइंड ऑफ अ कंट्रोल, कंट्रोल करने वाले को कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोलर वाला रोल इंडिया में नहीं है। बाहर के कंट्री में, यूके में जैसे, ठीक है, नहीं नहीं, सुनो सुनो, यूके में जैसे क्या है कि वहां पे अगर गवर्नमेंट का कोई भी पैसा खर्च करना है, तो फर्स्ट द अप्रूवल हैज टू बी टेकन फ्रॉम द कंट्रोलर। अगर कंट्रोलर उसको परमिशन देगा कि ठीक है ये एक्सपेंस करना है गवर्नमेंट के फंड से, ठीक है मैं साइन करके देता हूँ, कर लो। ठीक है ना, मतलब क्या है कि नन ऑफ द एक्सपेंसेस इन यूके कैन बी मेड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलर। उसको पूछ के खर्चा करना पड़ता है। बट इंडिया में ऐसा थोड़ी है। इंडिया में मोदी जी ने बोला कि मेरे को नया गाड़ी चाहिए तो चाहिए, कंट्रोलर से साइन लेगा क्या वो जाके? नहीं लेता है। तो बेसिकली इंडिया में कंट्रोलर का रोल ही नहीं है। इंडिया में वो बेसिकली सिर्फ ऑडिटर है। ऑडिटर मतलब खर्चा क्या किया वो नहीं पूछना है, टोटल खर्चा क्या हुआ है उसका अमाउंट तुम लिख लो अपने डायरी में। वो अमाउंट क्यों खर्चा किया, किससे परमिशन मिला, किसने बोला था करने, ये तुम्हारा काम नहीं है। इंडिया में ये चीज है। अरे बात समझ में?
मेरे को गाड़ी चाहिए थी तो मैंने खरीदी। मैं तुमको आगे थोड़ी पूछूंगा कि मैं गाड़ी खरीदूं क्या, ऐसा क्यों चाहिए, कल ही तो खरीदी थी एक गाड़ी, आज क्यों चाहिए, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। तो दैट इज वाई यू कैन ऑल्सो थिंक ना, मोदी जी जा रहे कंट्रोलर के पास पूछने गाड़ी खरीदूं तो क्या, मैं मेरा पुराना हो गया थोड़ा, हाँ कंट्रोलर क्यों चाहिए ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। सो बेसिकली द रोल ऑफ कंट्रोलर इज नॉट देयर, इवन दो ही इज कॉल्ड अ सीएजी, बट ही इज जस्ट डूइंग द ऑडिटिंग, इज जस्ट नोटिंग डाउन कि ये खर्चा हुआ है, ये एक्सपेंसेस है, इतना हमारा इनकम आया था, इतना टैक्सेस पे हुआ है, दैट्स ऑल। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक? अब गजब की बात ये भी है कि नॉर्मली आपको ये सारा काम करवाना है, जैसे अगर मेरे कोई कंपनी है तो मेरे को मेरे कंपनी में ऑडिट करवाना है, तो आई रिक्वायर अ क्वालिफाइड सीए। तो मैं जब पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया था बिफोर माय एग्जाम्स, ठीक है, सीडीएस एंड ऑल, आई यूज्ड टू थिंक ये सीएजी जो है ये पक्का सीए होगा, बिकॉज ये ऑडिट का काम कर रहा है। जब छोटे छोटे बिजनेस में सीए लगता है तो पक्का यहाँ पे सीए चाहिए होगा। लेकिन मैंने बाद में देखा नहीं, कोई भी बैठ जाता है इधर आके, तो एनी पर्सन कैन बी मेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे अभी करंट जो वो है क्या बोलते हैं सीएजी है, हिज मुर्मू, जीसी मुर्मू। ठीक है, ये जो जीसी मुर्मू है, ही वॉज अर्लियर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, ही इज एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, सिविल सर्विसेज के ऑफिसर है, वो सब ठीक है, बट सीए तो नहीं है ना। तो मतलब कोई भी काम कोई भी कर लेता है इधर। बट इफ यू टॉक अबाउट यूके, देयर दिस ऑडिटर एंड ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज बेसिकली अ क्वालिफाइड सीए। ठीक है, वो एक क्वालिफाइड सीए, तभी वो ऑडिटिंग का काम कर रहा है। अब होता क्या है, ये ऑडिटर जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अब इनके नीचे जो लोग होते हैं, ऑब्वियसली बात है ये पूरा अकाउंट खुद नहीं देखता, ही इज नॉट डूइंग इट बाय हिज ओन। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो ऑडिटर है, ये अपने नीचे जिन लोगों को हायर करता है वो लोग सब सीए होते हैं, दे आर ऑल सीए। और फाइनल ये लोग सब कुछ करने के बाद इससे जाकर सिर्फ साइन लेकर आते हैं। ठीक है ना, कि हाँ सर हमने कर लिया, अच्छा तुमने देख लिया ना सब बराबर है, हाँ कोई झोल नहीं है, ठीक है साइन कर देता हूँ। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो ये जो सीएजी है, ये अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148। किसमें आता है ये? आर्टिकल 148 में आता है। ये अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 148। देन ही अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पता है ना आप लोगों को? Okay. Now this election commission can be divided into two parts. One is called as Union Election Commission. Other is called as State Election Commission. ठीक है ना, तो एक यूनियन इलेक्शन कमीशन है और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, नाउ ये जो यूनियन इलेक्शन कमीशन है, ये लोग लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, देन प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इन सब के इलेक्शन करवाता है। अलग अलग स्टेट की इलेक्शन कौन करवाएगा? जैसे अभी उत्तर प्रदेश में होगा इस साल चुनाव, ये सब कौन करवाएगा? कौन सा, यूनियन या स्टेट? वही तो पूछा मैंने। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, और आपका जवाब है बिल्कुल गलत। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूनियन इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑल्सो। तो फिर सर ये स्टेट वाले क्या करेंगे? ये स्टेट वाले सिर्फ और सिर्फ लोकल इलेक्शंस करवाएंगे, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ग्राम पंचायत। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन कमीशन होगा, तो मतलब इलेक्शन होगा, तो बेसिकली यूनियन इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा
इसके ऊपर रोल है, ठीक है, यूनियन के ऊपर। ये हर स्टेट का भी यही देख रहा है, ठीक है। वेयर स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लोकल गवर्नमेंट के वो देखता है, तो इसलिए इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। नाउ हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द यूनियन इलेक्शन कमीशन? ओनली 3। सिर्फ 3 लोग हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है। दैट्स इट। ये है पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन इलेक्शन कमीशन, बस। इसमें और कोई स्टाफिंग नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसके अंडर में कुछ मैनेजर्स है, कुछ उसके नीचे जूनियर्स है, नथिंग, ठीक है। द होल इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 मेंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। आर्टिकल 324, ठीक है। तो इसमें 3 ही लोग आते हैं। इसीलिए जब भी चुनाव होता है, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, जब भी चुनाव होता है, जब भी कहीं पे भी इलेक्शन होता है, तो ड्यूटी किसकी लगती है? ऑल द गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है ना। उसके बाद पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देखा होगा आपने। अब इनके ऑफिसर्स वगैरह भी नहीं है, इसलिए इलेक्शन होते कहाँ है? कोई ना कोई कम्युनिटी हॉल में, ठीक है, कहीं के कम्युनिटी हॉल में, कई स्कूल्स में होते होंगे। सर प्राइवेट स्कूल के भी जाते हैं, राइट? नहीं नहीं, प्राइवेट स्कूल के नहीं जाते, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के जाते हैं, ठीक है। जिसको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है या फंड मिलता है अपने स्कूल को चलाने के लिए, सिर्फ वो जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ही लोग हैं इसमें। अब उनको उस टाइम पे सैलरी कैसे मिलती है? देखो बहुत चालाक है ये लोग, ठीक है। व्हाट दे डू इज, वो बोलते हैं कि इलेक्शन तो 5 साल में एक बार आना है। तो इसमें अगर हम लोग बहुत ज्यादा लोग भर के रख देंगे इलेक्शन कमीशन में, इनको तो 5 साल में एक बार काम करना, तो सैलरी हर साल क्यों दे? तो उससे अच्छा क्या करेंगे, अगर मान लेते किसी जगह में चुनाव हो रहा है, 7 दिन का चुनाव हो रहा है, सो फॉर 7 days व्हाट विल डू, विल हायर ऑल द टीचर्स, ऑल द पुलिस, ऑल द स्टेट एम्प्लॉयज ऑफ दैट प्लेस, 7 दिन के लिए। तो ये जो 7 दिन का उनका रेगुलर सैलरी है, लेट से उनका पर डे का सैलरी 1,000 रुपए, नाउ 1,000 रुपीज ये 7 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन उनको पे करेगा, उनका स्कूल नहीं करेगा टीचर्स को, पुलिस फोर्स नहीं करेगी वो 7 दिन के लिए पे। उनका जो एक दिन का सैलरी बनना है, मान लो 1,000 रुपए, वो 1,000 रुपए इलेक्शन कमीशन पे करता है। तो सैलरी में कोई फर्क नहीं दिखेगा, योर सैलरी विल रिमेन द सेम, एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट द सेम थिंग, बट इन दैट द प्रोपोर्शन विल कम फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, जितने दिन उन्होंने उस एम्प्लॉय को काम करवाया होगा। तो ऐसा करके हमारा इलेक्शन कमीशन चल रहा है, ठीक है। यही रीजन है कि वोटर आईडी कार्ड पे इतनी सारी गलती है, ठीक है। कहीं पे एड्रेस गलत है, कहीं पे नाम गलत है, कहीं पे एज गलत है, कुछ ना कुछ गलत है, राइट। वोटर कार्ड अगर बना होगा, और मेरा तो वोटर कार्ड आया ही नहीं आज तक, ठीक है, क्योंकि मेरे वोटर कार्ड पे हमारा जो सर्वेंट क्वार्टर था, ठीक है, व्हेन यूज्ड टू स्टे इन आर्मी क्वार्टर्स, तब हमारा जो सर्वेंट क्वार्टर था, मेरा एड्रेस सर्वेंट क्वार्टर का था, ठीक है। सो इट नेवर केम ओवर देयर आल्सो, ठीक है। हमने नहीं करवाया, वो अपने आप कहाँ से पता नहीं कहाँ से चला गया सर्वेंट क्वार्टर में एड्रेस, ठीक है। तो आज तक मेरे पास कोई वोटर आईडी कार्ड है नहीं, मैं आधार कार्ड दिखा के वोट देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ही अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, और जो बाकी 2 है उनको। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का जो चेयरमैन है और जो बाकी मेंबर्स है यूपीएससी के, इनका भी अपॉइंटमेंट करता है। इनका जो टेन्योर है वो विच इज फिक्स्ड 6 years, 6 साल का टेन्योर है। और आप लोग बहुत ही अच्छे किस्मत वाले हो, अभी का जो चेयरमैन और अभी के जो मेंबर्स ऑफ यूपीएससी है ना, थोड़ा इजी पेपर बना रहे हैं। 2017 से पहले तक के पेपर्स उठाओ, यू विल फाइंड कि उतने इजी नहीं थे। 2017 से लेकर अभी तक 2021 तक, अभी तक पेपर्स आसान आ रहे हैं। होता क्या है ना, जैसे ये मेंबर चेंज हो जाएंगे, वैसे ही पेपर का लेवल फिर से अलग हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इजी होगा या हार्ड होगा, बदल जाएगा लेकिन पेपर का लेवल, ठीक है ना। तो 2017 से कब तक चलेंगे इसके 6 साल? 2023 तक। तो जो उखाड़ना है इसी साल उखाड़ लो। 2023 के बाद कोई भरोसा नहीं कि कैसा चेयरमैन कैसे मेंबर्स के आएंगे, ठीक है ना। तो अभी मौका है, निकाल लो इसी में पेपर, ठीक है। पेपर थोड़े इजी बन रहे हैं अभी, ले रहे हैं यहाँ तक। देन ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स के गवर्नर को अपॉइंट करता है, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज,
ठीक है, ये हो गए उसके अपॉइंटमेंट। तो किन किन को अपॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग से देखते चलो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, किस किस को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, बाकी दो। देन ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ये चेयरमैन होगा, ठीक है, गलत हो गया उधर स्पेलिंग, एनीवेज, ठीक है। देन ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स के गवर्नर को भी अपॉइंट करता है, ठीक है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। देन ही आल्सो अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, ठीक है, अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वो अपॉइंट नहीं करते, इलेक्शन उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, विल टॉक अबाउट इलेक्टोरल कॉलेज आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, हो गया। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ एससीज एसटीज एंड ओबीसीज। हमारे जो ये एससीज एसटीज एंड ओबीसीज है, इनकी क्या हाल चल रही है करेंटली, व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम, इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, इन ऑर्डर टू चेक दैट, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बन सकता है, उस कमीशन को ये अपॉइंट करेगा, ठीक है। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बन सकता है, जिससे हम लोग सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन अच्छा बना सकते हैं, या तो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में अच्छा बना सकते हैं। जनरली ये जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है या जो सेंटर स्टेट काउंसिल होता है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 54 में है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, बस, वेरी सिंपल, ठीक है। सो आर्टिकल 54 रिलेट्स टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में है कि हाउ द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड, ठीक है ना। जैसे देखो आर्टिकल 52 बहुत आसान था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ हाँ भेज दूंगा, ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ, भेजता तो हूँ, इससे पहले वाला भी भेजा था, ठीक है। सो आर्टिकल 52 इज वेरी इजी, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन अगेन 54 इज इजी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल टेक प्लेस, ठीक है ना, बहुत इजी। नाउ 55 क्या है, नाउ 55 इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट, कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जैक्टली होता तो होता कैसे है, ठीक है ना। तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। Election of president. Election of president is basically conducted by Election Commissioner of India. ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट्स अ इलेक्टरल कॉलेज, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, इलेक्टरल कॉलेज, मतलब बिल्डिंग नहीं बनाते, कोई कोई कॉलेज नहीं है, पढ़ने वाला कॉलेज नहीं है ये, इज जस्ट अ टर्म, ठीक है, ये सिर्फ एक टर्म है, कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है, देयर इज नथिंग बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर। नाउ हु आर दिस पार्ट ऑफ द कॉलेज, ठीक है, इसके पार्ट कौन कौन है, हु आर द पीपल हु विल बी वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग वेरी क्लियरली, अगर हम लोग इलेक्ट्रल कॉलेज की बात कर रहे हैं और हम इस इलेक्ट्रल कॉलेज के पार्ट नहीं है, तो हम लोग इधर वोट नहीं कर रहे, हम अगर वोट नहीं कर रहे तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, देयर इज अ इनडायरेक्ट इलेक्ट्रल सिस्टम, ठीक है ना। अब इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन करेंगे, तो इलेक्ट्रल कॉलेज के पार्ट होते हैं all the MPs which come from Lok Sabha plus Rajya Sabha, ठीक है, all the MPs minus the nominated members, ठीक है ना। So all the MPs which are coming from Lok Sabha and Rajya Sabha minus the nominated members. Now what do you mean by nominated member? जैसे कि if we talk about Lok Sabha, ठीक है, if we talk about लोक सभा, लोक सभा का ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो था वो था 552, ठीक है ना, जिसमें से 550 मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करेंगे, विल बी वोटिंग, एंड हमारे वोट से 550 मेंबर्स जाएंगे, टू वेर नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, ये जो दो जो मेंबर है नॉमिनेटेड थे, किससे, दे वर नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होके आते थे, और ये दो लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था,
president used to nominate these two members. However, now these two nominated members are not there. ये अभी है नहीं. क्यों? By 104th amendment, this nominated membership of Anglo-Indian community was removed. तो आज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितना है? 550. क्या ये सारे सीट्स भरने जरूरी है? नहीं. आज के डेट में मतलब टोटल स्ट्रेंथ 550 है, बट ओरिजिनल मेंबर्स आज हमारे लोकसभा में 545 ही है. तो 5 सीट वेकेंट है, 5 सीट खाली है. तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, बट इससे कम तो रह सकता है. तो आज के डेट में 545 मेंबर्स है. 550 का ओरिजिनल स्ट्रेंथ है. ठीक है. उसमें 2 लोग और थे जो कि 104th अमेंडमेंट से हट गया है. तो बाय 104th अमेंडमेंट वी हैव रिमूव्ड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ठीक है. क्लियर है ये चीज? ये लोकसभा के लिए हो गया. दिस फॉर लोकसभा. सिमिलरली इन राज्यसभा द टोटल कैपेसिटी इज 250. Out of this 250, 238 members are appointed. ठीक है. Whereas 12 members are nominated. ठीक है ना. 12 मेंबर क्या है? नॉमिनेटेड है. अब ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन कर रहा है इसको नॉमिनेट? प्रेसिडेंट कर रहा है. ठीक है. प्रेसिडेंट इज नॉमिनेटिंग देम. नाउ प्रेसिडेंट इसको कौन से आधार पे कर रहा है? यहाँ पे तो चलो एंग्लो इंडियन था. यहाँ पे ये जो 12 मेंबर्स है ये कौन है? दे आर हैविंग सम स्पेशल स्किल्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एसेट्रा एसेट्रा. किसी चीज में इनकी स्पेशल स्किल्स है. बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी रेखा जी है ना, राज्यसभा की मेंबर. देन सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो सिलेक्टेड. ठीक है. एक बार ये भी नॉमिनेट हुए थे. सचिन तेंदुलकर तो उनका अटेंडेंस खराब था, तो बाद में काफी वो हंगामा हो गया था कि ये कभी आते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है, इनका अटेंडेंस कौन लगाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट ही उन्होंने छोड़ दिया. वो सब अलग चीज है. बट ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो ये जो भी नॉमिनेटेड लोग है, कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है. ऑब्वियसली बात है ना, इनको हमदर्दी रहेगी प्रेसिडेंट से. वो लोग चाहेंगे कि मेरे को जिसने नॉमिनेट किया है मैं उसके लिए वोट करूँ. ऑब्वियसली बात है, पार्शियलिटी हो जाएगी. इसीलिए क्या है कि ऑल द एमपीज माइनस द नॉमिनेटेड मेंबर्स दे विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल कॉलेज. ये लोग वोट नहीं करेंगे. ठीक है. तो ऑल द अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? व्हाट कुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन द टू? देखो ऐसा कोई लिस्ट नंबर नहीं होता है. ठीक है. सीट्स होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट होती है. ठीक है. तो अभी तक हमारे कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. ठीक है. तो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विल ऑलवेज हैव वन पर्सन ना टू कम अप एज द लीडर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो लीस्ट नंबर तब होगा ना जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर कम हो जाएंगे. ठीक है. तो ऐसा कोई लीस्ट काउंट नहीं होता. ठीक है. तो ये हो गए ऑल एमपीज. तो ये इलेक्ट्रल सिर्फ एमपी से नहीं बनता है, रुक जाओ अभी भी बचा है. देन ऑल एमएलएज. ठीक है. ऑल एमएलएज अगेन माइनस द नॉमिनेटेड मेंबर्स. ठीक है. ऑल एमएलएज फ्रॉम वेरियस स्टेट्स माइनस द नॉमिनेटेड मेंबर्स. नाउ हु आर दिस नॉमिनेटेड मेंबर्स हियर? जैसे यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन है लोकसभा राज्यसभा में? जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है. सिमिलरली यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो एमएलए है, व्हाट डू यू मीन बाय एमएलए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स में होता है. एवरी स्टेट्स हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग हिंदी में विधानसभा बोलते हैं. ठीक है. जैसे महाराष्ट्र का विधानसभा है, से हर स्टेट का होता है. तो हर स्टेट के विधानसभा में भी कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठते हैं. इनको नॉमिनेट करता है गवर्नर. ठीक है. कौन नॉमिनेट कर रहा है? गवर्नर कर रहा है. अब ये गवर्नर को किसने नॉमिनेट किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर? नहीं, हु हैज अपॉइंटेड द गवर्नर, सॉरी. हु हैज अपॉइंटेड द गवर्नर? प्रेसिडेंट. तो मोर और लेस ये प्रेसिडेंट की बात मान रहा होगा गवर्नर. प्रेसिडेंट की बात मानकर ही गवर्नर इनको नॉमिनेट कर रहा होगा. तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप लग गया उधर. दैट इज वाई यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स को फिर से अलाउ नहीं करते. अगेन वी हैव कैंसल्ड आउट द नॉमिनेटेड मेंबर्स.
ठीक है, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज minus the nominated members. Similarly, all the members of legislative assembly of states minus the nominated members. Then all the members of legislative assembly not of state but of union territories such as तीन है, एक दिल्ली, एक पौंडीचेरी और एक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नॉर्मली यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता नॉर्मली। ठीक है ना, हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8। इन दिस 8 वी हैव जस्ट 3 जिसमें उनका लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक दिल्ली है, एक पौंडीचेरी है, एक जम्मू कश्मीर है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली होता है तो उस यूनियन टेरिटरी में भी चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? केजरीवाल जी है। वैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज में नहीं होते, बट दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर है, पौंडीचेरी का एक चीफ मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर का भी एक चीफ मिनिस्टर है। जब भी चीफ मिनिस्टर होगा तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। तो आउट ऑफ दिस 8 यूनियन टेरिटरीज रेस्ट 5 आर नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज ऑफ दैट वो 5 इधर आए नहीं। तो जो 3 में लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आ जाएंगे अगेन माइनस द नॉमिनेटेड मेंबर्स। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? सारे इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, चाहे वो एमपीज हो चाहे वो एमएलए हो। एमएलए स्टेट के भी हो सकते हैं और यूटी के भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इन शॉर्ट कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर कहीं का भी नहीं आएगा, ना तो एमपीज ना तो एमएलए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ग्रेट। नाउ वन मोर थिंग टू रिमेंबर, वन मोर थिंग टू रिमेंबर। Some states have bicameral legislature. What do you mean by bicameral? Having upper house and lower house. लोकसभा राज्यसभा की तरह कुछ स्टेट्स में बाइकैमरल होता है। ठीक है, तो अपर हाउस और लोअर हाउस स्टेट्स में कैसे होता है? स्टेट का अपर हाउस होता है विधान परिषद, ठीक है। स्टेट का लोअर हाउस होता है विधानसभा। ठीक है, ये हिंदी नाम है। इंग्लिश नाम क्या है? ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस इज द इंग्लिश नेम। ठीक है, नाउ दो स्टेट्स विच आर हैविंग विधान परिषद, सब में नहीं होता। ऑल द स्टेट्स आर नॉट बाइकैमरल। देयर आर सर्टेन स्टेट्स विच आर बाइकैमरल। ठीक है ना, सब में नहीं है। तो अगर वो बाइकैमरल नहीं है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। अगर वो बाइकैमरल है तो उनके पास विधानसभा लोकसभा दोनों है, ये क्या बोलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, अगर लेट से कि कोई बाइकैमरल स्टेट भी है तो उनके विधान परिषद को भी इलेक्टरल कॉलेज में जगह नहीं मिलती, ओनली विधानसभा को मिलती है। ये चीज याद रखना, विधानसभा इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टरल कॉलेज ऑफ एनी स्टेट। ठीक है ना, ये यहाँ पे इलेक्टरल कॉलेज में सिर्फ एमएलएज है, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, एमएलसीज अलाउड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो अभी जितना मैंने ज्ञान दिया वो सब इसमें लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टरल कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फॉर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इलेक्टरल कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ द इलेक्टरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एक्सेप्ट द नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, all the members of legislative assemblies, all the members of legislative assembly of union territories like Delhi, Pondicherry and Jammu Kashmir. ठीक है, the nominated members of state assembly do not take part or do not participate in the electoral college. Similarly, the member of legislative council do not participate in the electoral college of president. क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? वेरी गुड।
ग्रेट। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंशियल वोटिंग इज इनडायरेक्ट वोटिंग। यहाँ पे जब प्रेसिडेंशियल वोटिंग होती है, ये कैसा वोटिंग है? इनडायरेक्ट वोटिंग है। इट इज नॉट अ डायरेक्ट वोटिंग जहां पे हम जाकर वोट करते हैं। तो वी फॉलो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? अब इसका जो है थोड़ा सा रीजन आपको समझना पड़ेगा। इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, इन एंशिएंट टाइम, इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, वन वेर द नोबल्स, द क्लर्जी, ठीक है, इनको एरिस्टोक्रेट्स बोलते थे, एंड द मिडिल क्लास। ठीक है, अब देखो ऐसा वोटिंग सिस्टम था कि इनका एक वोट एक के बराबर है, ठीक है, लेकिन क्लर्जीज का एक वोट मिडिल क्लास के 5 के बराबर है। उसी तरह नोबल का एक वोट मिडिल क्लास के 10 के बराबर है। सारी बात समझ में? इसका मतलब क्या कि सबसे छोटा रैंक किसको मिला? मिडिल क्लास को, उसके बाद क्लर्जीज को, उसके बाद नोबल्स को। ये है सबसे ऊंचे। इनका एक वोट इनके 10 के बराबर हो गया, इनके मतलब इनसे भी डबल हो गया। तो देयर वाज अ क्लास डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। ठीक है ना, देयर वाज अ क्लास डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। इसका मतलब अगर 10 लोगों ने इधर वोट किया मिडिल क्लास में, तो ये नोबल के एक वोट के बराबर है। तो आप समझो ना कि अगर किसी चीज को हाँ या ना करवाना है, तो भले ही यहाँ पे 100 लोग खड़े हो, 100 पीपल आर वोटिंग इन द मिडिल क्लास, ठीक है, बट यहाँ पे बस 10 लोगों ने वोट किया, ठीक है, इन द क्या बोलते हैं, नोबल्स। ठीक है, बस 10 लोगों ने इधर वोट किया, तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे ये नंबर 11 होगा, as soon as this number becomes 11, then नोबल्स जीत जाएंगे ना। इवन दो इनके 11 ही लोग थे और इसके 100 थे, फिर भी ये जीत जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये जो चीज है ये हमारे साथ ना हो, इसलिए वी हैव अडॉप्टेड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दैट मींस ईच वोट ऑफ इक्वल वैल्यू। ये कुछ मतलब ये कानूनी टर्म्स है कुछ, तो हर किसी का एक हिडन मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ये है ईच वोट इज ऑफ इक्वल वैल्यू। क्लियर है? ओके, सो दिस इज अबाउट प्रेसिडेंट सिलेक्शन। ठीक है, आज यही रुकते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस और ये सब करेंगे। ठीक है, सो टुमारो चलो मैं शेड्यूल डाल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आई विल सेंड यू द शेड्यूल। टुमारो मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है, सो आई विल पुट द शेड्यूल की किसकी क्या क्लास रहेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, आई विल कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे। थैंक यू, जय हिंद।